वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो आईबीपीएस का एडमिट कार्ड आया है, तो उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट आई थी जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबीपीएस के एडमिट कार्ड को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि उसका जो मॉक टेस्ट का जो एक्चुअल डैशबोर्ड होगा जो हमें वहाँ दिखेगा, वो हमें यहीं पे कैसे यूज़ कर लेना है ताकि जब हम रियल एग्जामिनेशन पे वहाँ जाके बैठे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कि उसे हमें यूज़ कैसे करना है। ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके जो भी आईबीपीएस कलर के एडमिट कार्ड से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो इसी वीडियो में दूर हो जाएगी। ठीक है? तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले IBPS.in की वेबसाइट पे आएंगे। वहाँ पे ये CRP क्लर्कल लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आ रहा है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, ग्रेड 12 पे, सॉरी कैडेट 12 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड वो होगा, सर्वर ओपन होगा। ठीक है? उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर क्लर्क 12। ठीक है, 13 नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसका इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक करें या हिंदी पे, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ऐसे ही करना है। उसके बाद हम चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन हैंड आउट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। चलिए देखते हैं कि इस पेज में ये क्या क्या बातें कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले आप अपने आप को ये चेक कर लें कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन के में जो भी आपके जो नंबर आए थे उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई माने गए हैं। एग्जामिनेशन का एक अपना एक पर्टिकुलर कट ऑफ होगा, जब आप वो पर्टिकुलर कट ऑफ निकालेंगे तब जाके आप इसके लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो बेसिकली है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा ये। ठीक है, और ये जो एग्जामिनेशन है वो होगा 1 घंटे का। ठीक है, यानी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये पेपर होगा। और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश होगा, लेकिन आपने जिस भी स्टेट में अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है वो होगा 30 क्वेश्चन का और 30 नंबर का, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 20 मिनट का। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर होगा वो होगा 35 क्वेश्चन 35 मिनट का, और रीजनिंग एबिलिटी का जो पेपर है वो है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और इसकी भी टाइमिंग होगी 20 मिनट। यानी कि आप देखिए यहाँ पे कि 60 मिनट में आपने करने हैं 100 क्वेश्चन। तो बेटर है कि आपको जो भी क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे लेंदी आते हैं कि जिनमें अगर हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो हमारा जो बनने वाला क्वेश्चन है वो नहीं बन पाएगा। तो बेटर है कि आपको जो भी क्वेश्चन लगे या जो भी आप जब तैयारी करते हैं तो आपको उस वक्त ही समझ में आ जाता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है रीजनिंग या न्यूमेरिकल का जो आपसे बनने में लेंदी होता है। तो बेटर है कि उस टॉपिक को आप उसी वक्त तुरंत अवॉइड कर दें, क्योंकि टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी हमारे पास। 60 मिनट में अगर हम 100 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन पे कितना मिनट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि अंडमान निकोबार में अगर आपने किया है तो इंग्लिश और हिंदी मिलेगा, आंध्र प्रदेश में किया है तो इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु मिलेगा। उसी तरह से जिस भी स्टेट्स में आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो ऑप्शन दिख जाएगा। तो मेजॉरिटीज़ जो है वो इंग्लिश और हिंदी तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। किसी किसी स्टेट में आपको जैसे तेलुगु, आसामी, गुजराती, इस तरह के भी 3-3 लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये कह रहे हैं कि जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी तो दोनों में होगा, लेकिन अगर इंग्लिश और हिंदी में किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, यानी कि कुछ अलग आता है, तो उसमें जो है वो इंग्लिश को ही माना जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी की और जो भी अदर लैंग्वेजेस होंगे उसमें जो पेपर तो आएगा, लेकिन अगर कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो वो इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको आपका जो पासिंग मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग पे ये डिसाइड नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको हर, यानी कि ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 3 सेक्शन का है और आपको तीनों सेक्शन में इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना है, और तीनों का इंडिविजुअल कट ऑफ निकालने के बाद भी आपका एक ओवरऑल कट ऑफ बनना चाहिए।
इस चीज़ को आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए कि इस एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि जो 3 सेक्शन है इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, उसमें तीनों में ही आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने हैं और फिर एक ओवरऑल कट ऑफ बनेगा। वो ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करना है। ये कट ऑफ जब आप पार कर लेंगे तब जाके आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 60 मिनट का तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/4 की, यानी 1/4 की ये नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, और चलिए ठीक है। उसके बाद इन्होंने सैंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। सैंपल क्वेश्चन बस बताने के लिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ सकता है, तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें अभी कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 3 पे 4 पे भी कुछ नहीं, 5 पे भी कुछ नहीं, 6 पे भी क्वेश्चन पेपर ही आ रहे हैं। डिटेल ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा, अभी यहाँ पे इसके बारे में कोई बात करने का मतलब है नहीं। तो ये यहाँ पे भी कुछ नहीं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन जो जो वेन्यू है वो आपको एक दिन पहले ही देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो कॉल लेटर को लेके जाना है आपको, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। वन फोटोग्राफ हैज़ टू बी पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर एंड वन एक्स्ट्रा फोटोग्राफ हैज़ टू बी ब्रिंग, यानी कि एक फोटोग्राफ तो आपको वहाँ पे ले एक, जैसे कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, उस पे एक सेक्शन होगा फ़ोटो का लगाने का, वहाँ पे आप एक अपनी फ़ोटो लगा देंगे। कौन सी फ़ोटो लगाएँगे? जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते वक़्त दी है, और अलग से कोई फ़ोटो नहीं लगाएँगे। वही फ़ोटो अगर नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर वही फ़ोटो लगानी है, ठीक है? और वही फ़ोटो आप एक्स्ट्रा भी एक साथ में रखेंगे, ठीक है? उसके बाद एक फ़ोटो तो ले गए आप, और उसके बाद जो आपकी जो ओरिजिनल आईडी होगी, जो भी आप आईडी ले जा रहे हैं, यानी कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप ले जा रहे हैं उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी कराएँगे आप, ठीक है? यानी कि एक एडमिट कार्ड हो गया, उसके ऊपर एक फ़ोटो लगेगी, एक फ़ोटो लगेगी और एक फ़ोटो लेके जाएँगे, और एक ओरिजिनल जो आईडी है आपकी, वो ओरिजिनल आईडी लेके जाएँगे और उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी लेके जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और एक बात याद रखिएगा कि ओरिजिनल आईडी में सिर्फ पैन कार्ड, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, नॉट नॉट लर्निंग लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड आपके आईडी प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ों आप अगर आप लेके जा रहे हैं फिर वहाँ पे बहसबाजी करोगे एग्जामिनर से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो बेटर है कि वो यहाँ पे जो बता रहे हैं आप वही काम करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं। बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो फ़ोटो है वो बाकायदा बीएम से स्टैम्प्ड होना चाहिए, ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको अपनी सीट से तब तक नहीं उठना है जब तक कि आपको कहा ना जाए। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इसके साथ ही साथ आपको एक एक तो आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, उसके बाद एक ब्लू इंक स्टैम्प भी लेके जाना है। यानी कि जो हम बेसिकली मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पे वो शायद आपके थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, उसके लिए आपको कहा गया है। जनरली तो वो लोग वही प्रोवाइड करते हैं, पर पता नहीं इसमें लिखा हुआ है कि वो आपको ही लेके जाना है, और एक ग्लू लेके जाना है। ग्लू इन द सेंस कि वो फ़ोटो-वोटो चिपकाने के लिए, ठीक है? तो आपको एक बॉल पॉइंट पेन और ब्लू इंक स्टैम्प और एक ग्लू, ये भी तीनों चीज़ें लेके जानी है। और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड, और ओरिजिनल आईडी कार्ड, उसकी एक फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो को चिपका के और एक फ़ोटो साथ में ले जाके, ये सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा, नहीं तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप इधर-उधर भागोगे फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ही एक रफ़ शीट मिलती है। उस रफ़ शीट पे आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है? ये चीज़ें लिखोगे और वो रफ़ शीट दी जाएगी आपको रफ़ वर्क करने के लिए। जो भी एग्ज़ामिनेशन में जैसे हम रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी बनाते हैं, तो हमारे को रफ़ करने के लिए वो दिया जाएगा, और फिर वो रफ़ करने के बाद मतलब एग्ज़ामिनेशन जैसे ही खत्म होगा तो वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है? और ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलत-वलत लिखा होगा तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, और तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है आपने, उसके लिए आपको मास्क, ग्लव्स, उसके बाद आप अपनी पानी की बॉटल ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि पेन और ब्लू इंक स्टैम्प पैड लेके जा सकते हैं, और कॉल लेटर की फ़ोटोकॉपी की आईडी और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी, और साथ ही साथ एक फ़ोटो उस पे लगेगा और एक फ़ोटो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है? और अपना कोई भी आप पर्सनल बिलोंगिंग आइटम नहीं लेके जा सकते हैं। एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कहीं, वो शायद मिस हो गई है बताना। वो पेज नंबर, 1 सेकंड।
द कॉल लेटर यहाँ पे आ गया। हाँ, यहीं पे यहाँ पे एक चीज़ और ही कह रहे हैं कि जो कॉल लेटर है, वो कॉल लेटर पे जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ पे आपको एक स्टैम्प करके दे दी जाएँगी, ठीक है? यानी कि कॉल लेटर जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा और वापस करने के बाद उसको आपको सँभाल के रखना है। सँभाल के तब तक रखना है फिर, क्योंकि जब आप फिर मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए जाओगे, तो मेन एग्ज़ामिनेशन में ही वही कॉल लेटर आपको वो माँगेंगे उस वक़्त। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, कैंडिडेट ये 6 नंबर पे देखिएगा, कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन दिस कॉल लेटर, वो आपको कॉल लेटर को रखना होगा। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विथ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर। यानी कि जब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ये कॉल लेटर भी साथ में रखना है। ये नहीं कि एग्जाम दे के आया और उस एडमिट कार्ड को कहीं पे फेंक दिया, तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो कॉल लेटर को बिल्कुल, जो भी आप री एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो मेंस एग्जामिनेशन के वक्त काम आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ये एक बात रह गई थी, वही मेरे को याद आ गया कि एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, उसको बताना था। ठीक है? तो अभी तक हमने देख लिया कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं और क्या-क्या उसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है और क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है। अब लास्ट में मेरा रह गया है कि जब आप हमें एग्जाम एग्जाम देंगे तो वहाँ पे हमें कौन किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, एक है मॉक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मॉक टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कोई भी स्टेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो जो भी आपका रियल एग्ज़ाम में होगा तो वहाँ पे आपको ये यूज़र नेम मिला होगा और पासवर्ड वहाँ मिला होगा, या पासवर्ड जैसे हो सकता है कि वहाँ पे वो बताया जाए। इसी तरह से ये सिस्टम नेम है, सिस्टम नेम जिस भी आप कंप्यूटर पे बैठेंगे वो सिस्टम नेम यहाँ शो रहा होगा। और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी जब आप रियल एग्ज़ाम देंगे, और यहाँ पे आपका नाम आएगा, ओके? और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसी तरह से ये सारी चीज़ें आप अपना मैच कर लेना कि आपका नाम और फ़ोटो वगैरह सब सही आ रही है कि नहीं। फिर आप जो भी आपके पास यूज़र जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स हैं, उनसे आप यहाँ पे साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद देखिए इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अभी यहाँ पे दिखा आ रहा है कि व्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसी तरह से अगर आपके जो भी स्टेट्स में आपने अप्लाई किया हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको आसामी, गुजराती, इस तरह की भी और भी ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको जिस पे सेलेक्ट करना हो कर लेना। बट जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये दिख रहा है इंग्लिश और हिंदी पे ही हम टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद ये कह रहा है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 10 मिनट। क्यों? क्योंकि ये मॉक टेस्ट का ये मैंने खोला हुआ है, वहाँ पे आपको 60 मिनट्स दिखेगा। तो जो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, वही चीज़ें वहाँ भी दिखेंगी। तो इसलिए इस मॉक टेस्ट को, जो भी बिगिनर हैं, वो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर देख लें कि कैसे वहाँ पे चीज़ें काम करेंगी। तो ये कह रहा है, देखिए पहला अगर व्हाइट कलर का लोगो बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा। ये मैं आगे बताऊँगा कि वो आपको लाइव करके भी दिखाऊँगा कि किस तरह की चीज़ें आएँगी, वो मैं आगे दिखाऊँगा। फिलहाल अभी आप सुन लीजिए। तो ये व्हाइट कलर का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन को आपने अभी तक छुआ नहीं है। दूसरे नंबर पे हो गया कि क्वेश्चन को तो आपने देख लिया, लेकिन आपने उसका आंसर नहीं करा। अगर ये ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर कर दिया। इसका ये पर्पल कलर है, पर्पल कलर का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को देखा है बट उसका आंसर नहीं किया और उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया। इसको चलो हम बाद में देख लेंगे। और ये जो आ रहा है, ये पर्पल कलर के साथ-साथ छोटा-सा ग्रीन भी आ रहा है, ये बता रहा है कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया है, लेकिन उसको आपने रिव्यू पे छोड़ा है। देखिए, सिर्फ़ पर्पल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया और उसको रिव्यू के लिए छोड़ा। और रेड का मतलब है कि आपने तो आंसर ही नहीं किया और ना रिव्यू के लिए छोड़ा कि चलो बाद में भी नहीं देखेंगे। इसका मतलब है, ये पर्पल का मतलब है कि आपने रिव्यू के लिए तो छोड़ा है, आंसर तो नहीं किया लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ दिया। और इसका पर्पल विथ ग्रीन का मतलब है कि आपने आंसर भी कर दिया, लेकिन फिर भी आपको एक डाउट है कि क्या पता है आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आपने इसको इसके रिव्यू के लिए छोड़ दिया, ठीक है? तो ये 5 तरह के कलर बनेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में फिर आपका चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप क्लिक कर लेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी पे फिर कर लेता हूँ क्लिक। और यहाँ पे इसी तरह का जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, वही चीज़ें वहाँ भी आएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएँगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ़ 10 दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस दिखेंगे। ऐसे करके तो आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, अरे! ये कुछ गड़बड़ आ गया। एक सेकंड, चलिए। तो ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैंने इसको देखा कर लिया। अब जो भी आ रहा है, जो जो भी ये क्वेश्चन है, मुझे बस आपको कलर बताना है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे दिया पहले वाले का, और इसको फिर यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये नेक्स्ट हो गया। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया ग्रीन, ठीक है?
अब दूसरा को मैं क्या करता हूँ, दूसरा का आंसर मेरे को नहीं आता, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। तो ये रेड का रेड रह जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो देख लिया बट उसको आंसर नहीं करा, ठीक है। तीसरे पे मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन इसको मैं तीसरे को मेरे को आता, आंसर तो नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को दोबारा देख लूँ, तो चलो इसको रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये पर्पल हो गया, ठीक है। चौथे का मेरे को आंसर तो आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं चौथे को आंसर दे देता हूँ और फिर यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया पर्पल के साथ ग्रीन, जैसा कि मैंने बताया था पहले, ठीक है। और ये देखिए 6 नंबर अभी तक ये बता रहा है कि मैंने तो इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, ठीक है। ये पाँचों कलर से आप बिल्कुल फ़ैमिलियर हो जाइए, ताकि जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएँगे तो आपको इन सब चीज़ों की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको किसी भी और तरह की कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और जो स्क्राइब का डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको एक ऑनलाइन लिंक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि जिन लोगों को स्क्राइब का डिक्लेरेशन चाहिए, वो हैंड रिटन नहीं है, वो आपको लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है लिंक फॉर ऑनलाइन स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म, ये स्क्राइब वाले लेके जाएँगे, यानी कि जो अपने बदले जो कि जो डिसेबल लोग हैं, अगर उनको किसी को बिठाना है अपने बदले एग्ज़ामिनेशन में, तो वो इसको लेके जाएँगे डिक्लेरेशन फॉर्म को। जो ये स्क्राइब का डिक्लेरेशन फॉर्म है, और यहाँ पे ये कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इसको सारे को चेकआउट कर देंगे एक लाइन से। सारे का चेकआउट कर देना है कि आप अपने बदले किसको बिठाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका सिग्नेचर, और ये फिर वहाँ पे अपना कैंडिडेट अपना जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल के सबमिट करेंगे और इसकी प्रिंट आउट निकाल के एग्जामिनेशन हॉल पे लेके जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी कभी हो गई, तो सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे एडमिट कार्ड से लेकर के सब कुछ, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अगर ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।